दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक बेहद दिलचस्प कूटनीतिक घटना की बात करेंगे जो असल में एक बहुत ही प्राचीन और विशाल समुद्री महाशक्ति के रहस्यों को खोलने की चाबी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हाल ही में एक 5 देशों के महत्वपूर्ण कूटनीतिक दौरे के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने अचानक से इतिहास के जानकारों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। नीदरलैंड से भारत को 24 रहस्यमयी ताम्र पट्टिकाएं यानी कॉपर प्लेट्स वापस लौटाई गईं। अब ये सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है कि आखिर नीदरलैंड ने ये पट्टिकाएं क्यों लौटाईं और इनमें ऐसा क्या खास है। देखिए, यह महज पुरानी चीज़ों की कोई अदला बदली नहीं है, बल्कि यह सदियों पुरानी एक बहुत बड़ी विरासत की घर वापसी है। ये कोई साधारण कलाकृतियां नहीं हैं। इन 24 प्लेट्स में से, जिनमें 21 बड़ी और 3 छोटी प्लेट्स शामिल हैं, हमें 11वीं सदी के शाही चोल साम्राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण रिकॉर्ड मिलते हैं। तमिल और संस्कृत भाषाओं में उकेरी गई ये पट्टिकाएं सीधे तौर पर महान राजा राजचोल प्रथम और राजेंद्र चोल प्रथम के शासनकाल की कहानी बयां करती हैं। इनमें उस समय के टैक्स सिस्टम, धार्मिक नियमों और उनकी कमाल की प्रशासनिक कुशलता का इतना बारीकी से विवरण दिया गया है कि आप हैरान रह जाएंगे। जाहिर है, उस दौर में कागज तो आम था नहीं, इसलिए इन महत्वपूर्ण नियमों को सदियों तक सुरक्षित रखने के लिए तांबे का इस्तेमाल किया गया था। इन पट्टिकाओं का अपना सफर ही किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 11वीं सदी में चोल काल के दौरान इन्हें बनाया गया, पर 17वीं सदी में जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी का दक्षिण भारत के नागापट्टनम पर प्रभाव बढ़ा तो वे इन प्लेट्स को अपने साथ ले गए। 20वीं सदी तक ये नीदरलैंड की लीडन यूनिवर्सिटी के आर्काइव्स में पड़ी रहीं और इसी वजह से इन्हें लीडन प्लेट्स भी कहा जाता है। लेकिन आज एक बेहतरीन कल्चरल डिप्लोमेसी के जरिए ये आखिरकार अपने घर भारत लौट आई हैं। अब ये लौटाई गई प्लेट्स हमें किस ओर ले जाती हैं? ये असल में हमें चोल राजवंश के उस विशाल पैमाने को समझने का मौका देती हैं जिसने आधुनिक नौसेनाओं के अस्तित्व में आने से बहुत पहले ही समुद्रों पर राज किया था। 1.5 लाख। जरा इस आंकड़े के स्केल के बारे में सोचिए। ऐतिहासिक रिकॉर्ड हमें बताते हैं कि चोलों के पास एक बेहद ही संगठित और विशाल नौसैनिक बेड़ा था जिसमें 1,50,000 से भी ज्यादा सैनिक शामिल थे। आज से 1000 साल पहले इतने बड़े नेवल फ्लीट को मैनेज करना सच में किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। ये बात एकदम साफ कर देती है कि उनकी ताकत सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं थी। और इनकी सामरिक दृष्टि का दायरा देखिए। चोल सिर्फ दक्षिण भारत का कोई क्षेत्रीय राज्य नहीं थे। उनका प्रभाव क्षेत्र श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और यहाँ तक कि उस समय के बेहद शक्तिशाली श्री विजय साम्राज्य तक फैला हुआ था। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उन्होंने अपनी नेवल पावर का इस्तेमाल करके दक्षिण पूर्व एशिया की गहराइयों तक अपना दबदबा बनाया था। ये सिर्फ व्यापार के लिए नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी रणनीतिक बढ़त थी। अगर हम इन प्राचीन रणनीतियों को आज की मॉडर्न ग्लोबल इकोनॉमी और सुपर पावर्स की रणनीतियों के साथ रख कर देखें तो कुछ बहुत ही दिलचस्प और चौंकाने वाली समानताएं सामने आती हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले, एक समुद्री शक्ति या मैरीटाइम पावर हम कहते किसे हैं? ये असल में वो देश है जो वैश्विक व्यापार मार्गों को कंट्रोल करने, अर्थव्यवस्थाओं पर असर डालने और अपना राजनीतिक दबदबा बनाने के लिए नौसैनिक ताकत का इस्तेमाल करता है। चोलों की रणनीति बिल्कुल इसी परिभाषा पर खरी उतरती है। और मजे की बात यह है कि ये उन पुराने ऐतिहासिक मिथकों को पूरी तरह से तोड़ देती है कि प्राचीन भारतीय समुद्र की यात्रा करने से डरते थे। बिल्कुल नहीं, वो तो इसके उस्ताद थे। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। यहाँ क्रूशल पॉइंट ये है कि चोल नौसेना ने हिंद महासागर के व्यापार को अपने कंट्रोल में रखने के लिए मलक्का जलडमरू मध्य यानी मलक्का स्ट्रेट जैसे चोक पॉइंट्स पर अपना दबदबा बनाया था। आज की दुनिया से इसकी तुलना करें तो मॉडर्न सुपर पावर्स भी तो यही करते हैं। वे वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को सुरक्षित रखने के लिए हॉर्मोज जलडमरू मध्य और इंडो पैसिफिक रीजन को नियंत्रित करने की होड़ में लगे रहते हैं। रणनीतिक चोक पॉइंट्स पर ऐसा ही कंट्रोल चोलों को उस जमाने में वो जियोपॉलिटिकल पावर देता था जो आज के बड़े बड़े देश चाहते हैं। खैर, ये तो बात हुई उनके बाहरी प्रभाव की, लेकिन अपने साम्राज्य के अंदर उन्होंने जिस तरह का प्रशासन और जो बेजोड़ वास्तुकला खड़ी की, उसने उनके इतिहास को आने वाली पीढ़ियों के लिए अमर कर दिया। 80 टन! एक बार जरा सोच कर देखिए। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बृहदीश्वर मंदिर के बिल्कुल टॉप पर यानी उसके शिखर पर 80 टन का एक विशाल पत्थर रखा गया है, वो भी बिना किसी आधुनिक क्रेन या भारी मशीनरी के। आज से 1000 साल पहले इतनी ऊंचाई पर इतना भारी पत्थर कैसे पहुंचाया गया होगा?
ये चोल इंजीनियरिंग और उनकी वैज्ञानिक सोच का एक ऐसा कमाल है जो आज भी लोगों को हैरत में डाल देता है। असल में चोल शासकों ने जानबूझकर इन उत्कृष्ट चीजों का निर्माण करवाया था, चाहे वो बृहदीश्वर मंदिर हों, शाही सिक्के हों, कांस्य की वो मशहूर नटराज मूर्तियां हों या फिर ये विस्तृत ताम्रपट्टिकाएं। ये सब द्रविड़ वास्तुकला के बिल्कुल चरम को दर्शाते हैं। होयसल शासकों के साथ संघर्ष और अपने पतन के बाद भी उनका इतिहास सदियों तक जिंदा रहे, इसके लिए उन्होंने अपनी विरासत को पत्थरों और तांबे में हमेशा के लिए उकेर दिया था। अब वापस आज के समय में आते हैं। इन कॉपर प्लेट्स का वापस आना हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे इतिहास आज भी हमारी सांस्कृतिक पहचान और जियोपॉलिटिकल कॉन्फिडेंस को आकार दे रहा है। अगर हम आज के विमर्श को न्यूट्रल नजरिए से देखें तो इन प्लेट्स के लौटने पर दो तरह के परिप्रेक्ष्य सामने आते हैं। एक तरफ स्टेट का नजरिया है, जहां तमिलनाडु में इसे एक बहुत ही समृद्ध और गहन द्रविड़ विरासत के जश्न के रूप में देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ नेशनल नजरिए से इसे पूरी भारतीय सभ्यता की सामूहिक ताकत और गौरव का प्रतीक माना जा रहा है। और सच तो यह है कि इतिहास कैसे एक ही समय में क्षेत्रीय गौरव और राष्ट्रीय मजबूती दोनों को प्रमाणित कर सकता है, ये इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। और इन सब बातों से एक बहुत ही पावरफुल विचार निकलकर सामने आता है। भारत कभी भी सिर्फ एक जमीनी सभ्यता नहीं था, ये एक समुद्री सभ्यता भी था। ये एक लाइन हमारे ऐतिहासिक नजरिए को पूरी तरह से बदलकर रख देती है। ये साबित करती है कि आज हम ग्लोबल लेवल पर जो प्रभाव बनाने की महत्वाकांक्षा रखते हैं, उसकी जड़ें कोई नई नहीं है, बल्कि वो 1000 साल पुरानी सच्चाई में बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। यदि 1000 साल पुराना एक राजवंश वैश्विक व्यापार और इंजीनियरिंग में ऐसी महारत हासिल कर सकता है, तो हमारी उन भूली बिसरी प्राचीन रणनीतियों में हमारे भविष्य की और कौन सी चाबियां छिपी हो सकती हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा कि कैसे हमारी पुरानी विरासतें आज भी हमारी आधुनिक दुनिया को दिशा दिखा रही हैं।